नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले मुख्य समाचार से। वन हेल्थ परियोजना मनुष्य, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य का समग्र नजरिया। रोपनी के बाद धान की पत्तियां पीली पड़ जाएं तो जिंक सल्फेट का करें प्रयोग। ऑयस्टर मशरूम की खेती मुनाफे की खेती। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप में वन हेल्थ रिसर्च प्लेटफॉर्म विकसित करने की एक अनूठी पहल की गई है, जिसके तहत कृषि विश्वविद्यालयों में बायोसेफ्टी लेवल 3 की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। देश में 80% आबादी ग्रामीण है और कृषि एवं पशुपालन उनकी मुख्य आजीविका है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश की अधिकांश ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हमेशा पशुओं के संपर्क में रहती है। इसलिए हमारे सामने वैसी बीमारियों की एक लंबी सूची है जो पशुओं से मनुष्यों में फैलती है। वन हेल्थ रिसर्च प्लेटफॉर्म का नज़रिया मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के बेहतर स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जो मानव जीवन पर, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के आपसी संबंधों पर आधारित है। ये भविष्य में जूनोटिक रोग यानी पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों को रोकने में कारगर होगा। किसान भाइयों, अगर आप धान का बिचड़ा 40 दिन से पुराना हो गया है तो विशेष प्रबंधन कर आप उसकी भी रोपनी कर सकते हैं। इसके लिए खेतों में एक साथ 3-4 पौधों से ज़्यादा नहीं रोपें। नेत्रजन और पोटेशियम का प्रयोग करें और अगर नेत्रजन के प्रयोग के बाद भी पत्तियों में पीलापन नजर आए तो जिंक सल्फेट का घोल बनाकर छिड़काव कर दें। मत्स्य पालन के व्यापार और उपभोग का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे भी इस क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। मछली पालन में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है तालाब का प्रबंधन, क्योंकि मछलियों का स्वास्थ्य और उनकी अच्छी बढ़ोतरी इसी प्रबंधन पर आश्रित है। इसके लिए किसान भाइयों, आप प्रति माह प्रति कट्ठा आधा किलो चूना और प्रति एकड़ 400 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रयोग तालाब में करें। इसके अतिरिक्त मछलियों के लिए प्राकृतिक आहार की भी व्यवस्था करें। मशरूम को बिना खेत की खेती कहा जाता है, क्योंकि इसे घर के कमरे में भी उपजाया जा सकता है। हमारे वैसे किसान भाई जिनकी जोत बहुत छोटी है, वे अपने छोटे आशियाने में भी अगर ऑयस्टर मशरूम की खेती करें तो लागत मूल्य का दोगुना आसानी से मिल जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऑयस्टर मशरूम की खेती काफ़ी फायदेमंद होती है। किसान भाइयों, मशरूम का बटन प्रभेद उपजाना थोड़ा जटिल होता है, लेकिन ऑयस्टर मशरूम आप घर के कमरे में भी आसानी से उपजा सकते हैं। हर वर्ष अप्रैल से जुलाई माह को छोड़कर आप सालों भर ऑयस्टर मशरूम उपजा सकते हैं, क्योंकि मशरूम सालों भर खरीदा और खाया जाता है। ऑयस्टर मशरूम लागत की तुलना में आपको अच्छा खासा मुनाफा देगा। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की अलग अलग मंडियों में चावल और गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार स्थिर हुए। लोकल गेहूं 3300 रुपये प्रति क्विंटल, शरबती गेहूं 3500 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5000 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 4800 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं भागलपुरी बासमती चावल 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। दक्षिण बिहार के ज़िलों में बारिश कम हो रही है, तो वहीं उत्तर बिहार में झमाझम बारिश की स्थिति है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। कृषि दर्शन से जुड़े हमारे तमाम अन्नदाता किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। जानकारियां और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से अंतराल का। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मछली पालन कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है, तो किसान भाइयों, आप भी अगर मछली पालन कर रहे हैं तो मृदा और जल प्रबंधन कैसे करें, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हमारे कृषि विशेषज्ञ भारतेंदु जायसवाल जी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में।
किसान भाइयों, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसान भाइयों, आज का जो हमारा विषय है वह है मछली पालन के लिए मृदा एवं जल प्रबंधन किस तरह से करें। और इसके बारे में खास जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतेंदु जायसवाल, जो व्याख्याता हैं मछली प्रशिक्षण केंद्र मीठापुर पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। आपका भी नमस्कार और किसान भाइयों आपको भी नमस्कार। सबसे जो पहला सवाल है वह यह है कि जो हमारे किसान भाई हैं जो मछली पालन करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो सबसे पहले जो तैयारी करनी होती है तो मृदा को देखना पड़ता है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। जी। तो सर, ये मृदा में जो प्रबंधन है वो हमारे किसान भाई किस तरह से करें मछली पालन के लिए? तो सर्वप्रथम आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप तालाब खुदवाने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखें कि वहाँ की मिट्टी कैसी है। मिट्टी अगर काले रंग की या भूरे रंग की है तब आप ये मान सकते हैं कि ये मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। और भी ये किसी और रंग की दिखे तो कम से कम इसकी जांच ज़रूर करवा लेनी चाहिए। और अब ये देखना है कि किस तरह की मिट्टी मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त होती है। दोमट मिट्टी और बालुका युक्त जो चिकनी मिट्टी होती है वो एक्चुअली मत्स्य पालन के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये देखना है कि आपके तालाब की जो मिट्टी है वो मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है या नहीं। इसके लिए दो बातों का ध्यान आपको रखना है। सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि ये मिट्टी पानी को रोकने में सक्षम है या नहीं, और दूसरा देखना है कि ये मिट्टी उपजाऊ है या नहीं। जिस मिट्टी में दोनों गुण होंगे कि ये उपजाऊ भी है और पानी रोकने में सक्षम भी है, वो मिट्टी जो है मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त होती है। अब किसान भाई ये कैसे पता लगाएंगे कि ये मिट्टी जो है पानी रोकने में सक्षम है या नहीं? इसके लिए तो एक व्यवस्था ये है कि आपको मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए पहले किसी भी लेबोरेटरी में जाके। इसके लिए जो जरूरी तत्व हैं जी, जैसे कि उसमें रासायनिक प्रयोग करना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाने से मछली का जो उत्पादन है वो बेहतर होगा। जी। तो सर, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें। अब मैं थोड़े से मिट्टी के रासायनिक गुण पर जाना चाहूँगा। अब क्या समस्या अपने यहाँ क्या होती है कि वास्तविक में कोई भी किसान मिट्टी की जांच करवाते नहीं है। तो सर्वप्रथम हर एक किसान को ये चाहिए कि कम से कम मिट्टी की जांच जरूर करवाए, और इस तरह से एक सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनता है जिसमें कि आप सैंपल देते हैं और वो आपको आपके मिट्टी के बारे में जानकारी देते हैं कि क्या क्या रासायनिक गुण उसमें उपलब्ध है। वैसे रासायनिक गुण के लिए सामान्य तौर पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कार्बन को देखा जाता है। अगर आपके 100 ग्राम मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा 50 से 100 मिलीग्राम है, फास्फोरस की मात्रा 6 से 12 मिलीग्राम है और पोटेशियम की मात्रा 25 से 50 मिलीग्राम है और कार्बन अगर 1 से 2% है, तब ये माना जाएगा कि आपकी मिट्टी जो है वो मत्स्य पालन के लिए रासायनिक दृष्टिकोण से सही है। लेकिन अब ये पता कैसे चलेगा कि आपकी मिट्टी में कितना क्या है? इसके लिए बस एक ही उपाय है कि आपको मिट्टी की जांच जरूर करवाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल जी कि आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो किसान पहली बार जी या दूसरी बार भी तालाब का प्रबंधन करते हैं तो सबसे पहले पानी भरने के पहले जी उसमें क्या करते हैं कि जैसा आपने रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए बतलाया, तो उनकी अपेक्षा वो क्या करते हैं कि सीधे तौर पर तालाब में चूने का केवल प्रयोग कर देते हैं और उसके बाद में सीधे पानी उसमें भर देते हैं। तो ये कितना उचित है? चूने का प्रयोग सही है कि नहीं है? कोई ऐसी मछली हो, अवांछित मछली या खाऊ मछली, जो आपके आने वाले बच्चे के लिए नुकसानदायक है, तो वैसे मछली का उन्मूलन या हटा दे। तो इस तरह से आप तालाब सुखा के भी ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद होता है कि आपको चूना, गोबर और खाद इस्तेमाल करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, अगर 1 हेक्टेयर का आपको तालाब है तो साल भर में 200 से 400 किलो चूना इस्तेमाल करना चाहिए। गोबर जो है 10,000 से 20,000 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए और खाद जो है 200 से 500 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। सर एक संक्षेप में जो महत्वपूर्ण सवाल रह गया है
जो कि यह है कि जो हमारे किसान भाई पहली बार मत्स्य पालन कर रहे जी हैं। जी जी। तो मृदा प्रबंधन, जल प्रबंधन के बारे में आपने विस्तार से बताया, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, किसान भाइयों, आप जब मछली पालन शुरू करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। सर्वप्रथम कोई भी तालाब हो, मछली डालने से 1 महीने पहले तालाब की तैयारी ज़रूर करें। पहला चीज़ याद रखें, तालाब की तैयारी। उसके बाद जो उसमें बच्चा डालना है, वो बच्चा छोटा बच्चा नहीं डालना चाहिए। बड़े बड़े साइज़ के जो ईयरलिंग होते हैं, जो साल भर का बच्चा होता है, अगर मछली पालना है तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा हमें इस्तेमाल करना है। दिक्कत क्या होती है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चा अवेलेबल हो, चाहे स्पॉन हो, फ्राई हो, फिंगरलिंग हो, किसान इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मछली पालन करने जा रहे हैं या बीज के उत्पादन में जा रहे हैं। तो बीज के उत्पादन में जा रहे हैं तब तो आप स्पॉन या फ्राई इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मछली पालन की ओर जा रहे हैं तो कम से कम फिंगरलिंग नहीं तो ईयरलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी बातों का ध्यान ये रखना है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान मत्स्य पालन जून, जुलाई, अगस्त से शुरू करते हैं, जबकि फसल चक्र जो है मत्स्य पालन के लिए फरवरी के लास्ट से नवंबर तक होना चाहिए, जिसमें कि तापमान हमेशा 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और मछलियों के बढ़ने के लिए सबसे उचित तापमान यही होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे किसान जो है जून, जुलाई, अगस्त में बच्चा डालते हैं और ठंड में मछली बढ़ती भी नहीं है, बीमार भी होती है और सबसे ज़्यादा किसान मेहनत उसी में करते हैं। कि मछली पालन के लिए मृदा और जल प्रबंधन का समुचित तरीके से ध्यान रख के आप मत्स्य पालन में बेहतर लाभ कमा सकते हैं और बेहतर लाभ अर्जित कर सकते हैं। और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे मछली पालन में मृदा और जल प्रबंधन के विषय में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। किसान भाइयों, खेती को आसान बनाने के में कृषि यंत्रों और उपकरणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और ऐसे में अगर हम कृषि यंत्रों और उपकरणों का रखरखाव सही से करें और ख़ासकर बरसात के दिनों में, तो हम कई परेशानियों से और आर्थिक क्षति से बच सकते हैं। जानेंगे कैसे हमारे कृषि विशेषज्ञ प्रेम कुमार सुंदर जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, एक वक्त था जब हम मानव आधारित और पशु आधारित खेती करते थे। बैलों से हर जोतते थे, उसके बाद मानव बल होता था हमारे पास, मजदूर के सहारे निकौनी होती थी या मजदूर के सहारे अन्य जो कृषि कार्यक्रम है वो सब होते थे। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया कि अब लगभग मजदूर नगण्य हो गई है अगर आप कृषि यंत्र का इस्तेमाल करते हैं तब। कृषि यंत्र का आधुनिकीकरण हुआ है, वैज्ञानिकों ने एक से एक कृषि यंत्र का विकास किया है। लेकिन समस्या उसमें भी है कि महंगे कृषि यंत्र ले लेते हैं, उसके रखरखाव के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वो कृषि यंत्र काफ़ी कम समय में ही ख़राब हो जाते हैं। क्या तरीका है उसको रखने का, कैसे रखना चाहिए? क्योंकि कृषि यंत्र तो जब भी चलेगा तो मिट्टी में ही चलता है, कीचड़ में ही चलेगा, तो कैसे उसको रखा जाए, क्या तरीका है, कैसे उसकी बेहतर गुणवत्ता हम ले सकें उस यंत्र की, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ICAR के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेम कुमार सुंदरम जी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, कृषि यंत्र की बात करते हैं खास करके बरसात के मौसम में, बाकी तो रखने की समस्या ज़्यादा नहीं होती है। बरसात के मौसम में कृषि यंत्र या अन्य जो कृषि उपकरण है उसको बरसात में रखने का क्या तरीका होना चाहिए और कैसे रखा जाए कि वो ज़्यादा दिन तक चले? देखिए, बरसात में जो है मोस्टली अधिकतर किसान जो है खरीफ सीजन में धान लगाते हैं। तो धान में आपका ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर, कादो करने के लिए रोटावेटर मशीन का प्रयोग करते हैं किसान। तो रोटावेटर मशीन से जब कादो करते हैं, उसके बाद कादो करने के बाद मान लीजिए आपको अगले दिन कोई काम नहीं है अगर उसका, या हो सकता है कि आपका सारा काम खत्म हो गया हो, तो उसको बहुत बढ़िया से साफ़ करें। सबसे पहले तो जितना भी उसमें मिट्टी लगा हुआ है उसको बढ़िया से साफ़ करें पानी से, और उसके जो फाले हैं जो उसमें घूर्णन करता है, जो घूमता है, उसको उसके ऊपर जो आपका पुराना जला हुआ मोबिल है जो कि मुफ्त में मिल जाता है, कभी आपने ट्रैक्टर का सर्विसिंग कराया तो उसके बदले में उसको संभाल कर रखिए और उसको उसके ऊपर एक हल्का कपड़ा से लपेट करके एक लेप लगा दीजिए सारे मशीन के ऊपर, ताकि
उस पर जंग ना लग सके। जंग तभी लगता है जब आपको पानी या मिट्टी उसमें लगा हुआ हो। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोटावेटर मशीन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किसान करते हैं, कादो करने के लिए भी और वैसे भी खेत की जुताई करने के लिए रोटावेटर मशीन का प्रयोग बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप अच्छे से रख रखाव करते हैं इसका, तो आप इसकी उम्र जो लगभग 7 से 8 साल होती है, आप इसकी उम्र लगभग दुगनी कर सकते हैं। मशीन में ख़राब होने वाली चीज़ केवल रोटावेटर है जो वहाँ घूमता है, उसका जो फाला जिसको कह सकते हैं वो घूमता है। अगर आपने उसको बचा लिया तो सारा मशीन बच जाएगा। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है, मशीन चलते वक्त तो ठीक है, जो उसमें गियर होता है, उसमें गियर ऑयल होता है, उसका हर एक सीज़न में स्टार्ट करने से पहले एक बार ज़रूर देखें कि वो ठीक से है कि नहीं। ऐसे ही 90 जो स्नेहक जिसको बोलते हैं गियर ऑयल, वो उसमें समय समय पे बदलते रहें। ये तो हो गया केवल रोटावेटर के बाद। साथ ही साथ आपका जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को भी खास आपको ध्यान रखना है। ट्रैक्टर में आपको ध्यान रखना है कि उससे जो धुआं निकलता है उस पर ध्यान देना है। धुआं जो है वो बीमारी का कारण बताता है। जैसे आदमी के शरीर में कुछ अगर मान लीजिए बुखार आता है तो आपका शरीर गर्म हो जाता है, वो जो बताता है। उसी तरह से ट्रैक्टर में अगर धुआं अगर मान लीजिए कि बहुत ही काला निकल रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं उसमें पानी तो नहीं चला गया है उसके मोबिल या फिर चैम्बर में। जो पानी अगर चला गया है तो हो सकता है वो बहुत ही काला निकालेगा। या फिर आपका जो इंजन है, इंजन सही से काम नहीं कर रहा है, उसको सर्विसिंग की ज़रूरत है। ये बताता है कि आप सर्विस के लिए जाइए। उसके बाद अगर बहुत ही ज़्यादा नीला धुआं निकल रहा है, उससे नीला धुआं निकल रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो पिस्टन है ट्रैक्टर का, वहाँ एक ऑयल रिंग होता है। ऑयल रिंग से क्या होता है कि जो मोबिल है जो वो ऑयल रिंग के घिसने के कारण पिस्टन में घुस रहा है, तो वो जो है डीजल के साथ मोबिल ऑयल भी जल रहा है। अगर नीला रंग बहुत आता है तो समझिए कि आपका ऑयल रिंग जो है पिस्टन का वो घिस गया है। तो वहाँ पे आपको ऑयल रिंग बदलवाने की ज़रूरत है, जो कि काफ़ी आसानी से बहुत सस्ते दाम पे मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको खास ध्यान रखनी है ट्रैक्टर के बारे में। इसके अलावा बहुत सारी मशीनरी है। ये तो जुताई की मशीनें हो गई बारिश के समय। साथ ही साथ बारिश में हम लोग ट्रांसप्लांटर जो मशीन है जिससे कि धान लगाते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन जो है उसको प्रयोग में लाते हैं। उसके लिए पहले मैट नर्सरी बनानी पड़ती है। मैट नर्सरी के द्वारा जब हम उस मशीन का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हमें ये ध्यान रखना होता है कि ट्रांसप्लांटर मशीन में जो फोर्क होता है, जो कि उसको उस मशीन को जो धान की जो छोटी पौधे हैं उनको पकड़ता है, पकड़ करके वो ज़मीन में मिलाता है। तो वो फोर्क पे ध्यान देना है कि फोर्क जो है, जैसे छोटा ट्रांसप्लांटर मशीन रहेगा तो 4 लाइनें होंगी, जो 4 लाइनें में रोपाई करती है धान की, तो 4 उसमें फोर्क रहेंगे। फोर्क एक खांचा हो गया जो कि उसको पकड़ करके ज़मीन में रखता है धान के छोटे छोटे पौधे को। तो उस पर ध्यान देना है कि उसकी जो चौड़ाई है ज़्यादा ना हो, फैली हुई ना हो, वो ध्यान रखना है। उसको सही साइज़ में होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा फैली होगी तो ज़्यादा पौधों को वो निकालेगा। जहाँ 2 पौधे की ज़रूरत है हो सकता है वो वहाँ पर 4 पौधे निकाल करके ज़मीन में लगा दे, तो वो आपके लिए एक नुकसान होगा। तो उस पर वहाँ ध्यान देना है वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि वो भी बारिश में ही काम करता है। जब भी उसका प्रयोग करें, बाहर निकालने के बाद उसको अच्छे से पानी से धोएं, उस पर भी हल्का सा मोबिल का लेप लगाएं। और मोबिल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है किसानों के लिए। जो पुराने मोबिल हैं उसी का प्रयोग करें, सभी मशीनों में प्रयोग होता है। यहाँ तक कि आप जब जीरो टिलेज मशीन बुआई के लिए प्रयोग करते हैं, गेहूँ लगाने में, धान में भी आप जीरो टिल मशीन का प्रयोग करते हैं, जिसमें धान की सीधी बुआई जिसको बोलते हैं, उसमें भी आप ध्यान रखें जो भी उनके फाले हैं, मशीन प्रयोग करने के बाद हर एक फाले में आप इसी मोबिल से कपड़े में लगा करके उसको अच्छे से एक लेप लगाएं। साथ ही साथ खास करके जीरो टिलेज मशीन में ये ध्यान देना है, प्रयोग होने के बाद बहुत सारे किसान क्या करते हैं, जैसे कि उसमें यूरिया वगैरह जो डालते हैं डब्बे में, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, जो जंग का कारण बनता है। उससे वो डब्बा पूरा ही ख़राब हो जाता है, उससे उनकी लाइफ बहुत ही कम हो जाती है। तो ये खास ध्यान देना है, काम पूरा होने के बाद सीज़न में मान लीजिए आपने 10 दिन उसको चलाया, आपके खेत में बुआई हो गई, अब उसका प्रयोग नहीं है क्योंकि वो अगले सीज़न में प्रयोग होगा, तो उसको अच्छे से सफाई करना है।
सर एक चीज़ और इसमें जानना चाहेंगे कि जो मशीनें अभी नहीं यूज में आ रही है, जो रबी में यूज हुआ है वो भी हमारे यहाँ किसान के यहाँ पड़ी हुई है, तो वो कंटिन्यू पिछले 4 महीने से पड़ी हुई है, अब अगले रबी में ही उसका इस्तेमाल होगा। उन सब मशीनों का बरसात में क्या करना चाहिए, कैसे, क्योंकि काफ़ी दिन रखना पड़ता है उसको। सबसे ज़रूरी तो वही है कि सभी मशीनों के ऊपर एक लेप लगाएं मोबिल ऑयल का, उससे जंग लगने की कोई संभावना नहीं होगी। दूसरा ये है कि जो सारे उसके नट बोल्ट हैं, प्रयोग होने के पहले, खेत में जाने से पहले सभी को एक बार अच्छे से देख लें कि सभी टाइट हैं कि नहीं है। नहीं होने पे दिक्कत क्या होती है कि मान लीजिए आपका फाला टाइट नहीं है, आपको पता नहीं चला, खेत में जाने पे वो टूटने का चांस ज़्यादा रहता है, टूट सकता है, उससे आपका खर्चा बढ़ सकता है। साथ ही साथ आपके ट्रैक्टर के ऊपर बहुत लोड आ सकता है। तो ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि रखरखाव के समय आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपका कोई फाला टूटा हुआ तो नहीं है, कोई टेढ़ा तो नहीं हो गया है। बहुत सारे किसान जो हैं, जैसे कल्टीवेटर है, उसका फाला टेढ़ा हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखने का है कि टेढ़े नहीं होना चाहिए, उसको सीधा करा लें। टेढ़े होने पे क्या है, आपके ट्रैक्टर के इंजन पे बहुत जोर पड़ता है, आपका तेल की खपत भी ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, आपने देखा कि वैसे टॉपिक तो बहुत बड़ा है, इस पे और भी बातें हो सकती है, लेकिन समय अब हमें और इजाज़त नहीं देता कि हम और सवाल करें। इतनी अच्छी जानकारी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम कुमार ने दी, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि कैसे मछली पालन में मृदा और जल प्रबंधन करें और साथ ही बरसात के दिनों में कैसे यंत्रों और उपकरणों का रख रखाव करें। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण और नई जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। We are the Indian farmers, fondly called Annadata. We are sowing dreams in its soil, nurturing them to grow bigger, making them a reality for the last 9 years. किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables, and fish. Our centuries-old superfood, Shri Anna, globally known as millets, are being recognized as climate-resilient and nutrition crops. The United Nations, at our behest, began this year as the International Year of Millets celebration. In past 9 years, under the visionary leadership of our Prime Minister, Narendra Modi, we found new heights. Our identity found new dimensions, ensuring not only food security, but also nutrition security for the world. The Prime Minister Farmers Income Support Scheme caters to our smallest needs. It makes our victory loom in our fields. The Prime Minister Crop Insurance Scheme is a trusted friend who never leaves us hanging and keeps us going through every thick and thin. The Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme taught us that no land is barren. One who dares to blossom can be stopped by none. The Soil Health Cards analyzes our soil, so we sow what's beneficial and reap without much toil. Electronic National Agriculture Market, that is e-NAM, takes our produce beyond boundaries. The farmer's train puts it in new homes, in newer geographies. Today, we harness AI's potential. We fly drones and make high-tech mechanization possible. Our youngsters are innovating farm technologies.
Our agri startups and robust value chains are minting success stories. Nature's conservation is our vital desire. We've also become renewable energy suppliers. Today, we are achieving our destiny's might. Our power has reached new heights. हमारे किसानों ने हमें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। So, as the country marches towards development, nearing its 100 years of freedom, we, the farmers of India, creating the new age agricultural solutions, ensuring food and nutrition security, climate resilient agriculture and robust value chains, and Maharshi, that is, Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative. Let's make world where everyone gains. One earth, one family, one future.